हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 1 ऑफ PYQ सीरीज। तो इफ़ यू आर समवन जो कि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो सीरीज़ है आप सभी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इन सीरीज़ के अंदर हम कवर करने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर के जो क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आज की इस क्लास के अंदर हम UPPSC के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ऐसे ही हम UGC नेट के क्वेश्चंस करेंगे, सेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, CUET PG के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्सट्रीम इंग्लिश लिटरेचर में कौन से टॉपिक से किस किस तरीके के क्वेश्चंस किस किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रखा हो, और आपको ये क्लास और आपको ये मेरी तरफ से इनिशिएटिव कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज है हमारा डे 1 और आज की इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं UPPSC एग्जाम, यानी कि उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन। ठीक है, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। तो ये एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, उस पूरे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर, उस पूरे पेपर को हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्लास आप सभी स्टूडेंट जो कि नेट की तैयारी कर रहे हैं, CUET PG की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी, TGT PGT किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। मेक श्योर कि आप नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलो फटाफट से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और ये रहा आप सभी के सामने आपका पहला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको खुद से काउंट डाउन करके नीचे कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपने करेक्ट किए और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इनकरेक्ट हैं, आपको नहीं आते ऑनेस्टली, क्योंकि आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है। ओके, तो आप जब तक अपने आप को एक रियल फेस नहीं दिखाओगे कि मुझे इतने क्वेश्चंस हैं जो कि नहीं आते हैं, तब तक कोई मैटर नहीं करता पढ़ने का। तो इसीलिए आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन जो कि UPPSC एग्जाम में पूछा गया था। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय ST कॉलरिज, पोएम्स ऑफ ST कॉलरिज इज द टेल ऑफ सिन एंड एक्सपेक्टेशन, यानी कि कौन सी ऐसी टेल है जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन ने एक सिंफुल एक्ट किया था। तो आप सभी को पता है ST कॉलरिज एक फेमस रोमांटिक एज के पोइट हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पोइट हैं। तो इनका एक टेल थी, तो कौन सी टेल थी तो आपको ये बताना है कमेंट करके। तो चलो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, दैट इज राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। ऑप्शन नंबर B, दिस इज फ्रॉम लिरिकल बैलेट। लिरिकल बैलेट आप सभी को पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म इसे कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट होगा। अब होता क्या है ज़रा ये समझ लेते हैं। सिन होता क्या है यहाँ पर, मैरिनर जो कि एक्ट ऑफ शूटिंग, एक यहाँ पर क्या है ये आप देख सकते हो, एक बर्ड है, इस बर्ड को शूट कर देता है, और इस वर्क को हम एक गॉथिक टेल के अंदर भी इंक्लूड करते हैं। जब इस बर्ड को शूट कर दिया जाता है एज अ पनिशमेंट, उस शिप में जितने भी पर्सन होते हैं सारे के सभी की क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके सभी की डेथ हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमें इस गॉथिक वर्क को बेसिकली इस टेल को हम गॉथिक वर्क के अंदर भी हम इंक्लूड करके पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है हमारी। आपको याद होना चाहिए कि ST कॉलरिज का फेमस वर्क है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेल है। तो इन डिटेल में आपको पढ़ना है इस वर्क को। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि रोमांटिक लिटरेचर में आपको लिरिकल बैलेट, मेक श्योर कि आपको सारी पब्लिकेशन ईयर्स आपको याद हो, साथ के साथ आपको कितनी पोएम जो कि वर्ड्सवर्थ ने कंट्रीब्यूट की है, कितनी पोएम है जो कि ST कॉलरिज ने कंट्रीब्यूट की है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इनके जो अदर वर्क्स हैं जैसे कि ओड टू डिक्शन, इनका वर्क है वो एक लिरिकल पोएम है जो कि फोकस करता है खुद पोएट के पर्सनल डिसअपेयर, नमनेस एंड लॉस ऑफ हीज क्रिएटिव इमेजिनेशन के ऊपर। एंड फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, ये एक ऐसा कन्वर्सेशन पोएम है जहां पर Coleridge muses on his past and hopes for his son's future. Okay, particularly a childhood more connected to natural than his own. तो ये इनका वर्क है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो, हु एक्सप्रेस्ड दिस व्यू, किसने इस व्यू को एक्सप्रेस किया था। फॉर आर्ट सेक आई वुड नॉट फेस द टोल ऑफ,
टॉल ऑफ राइटिंग अ सिंगल सेंटेंस। ये किसका फेमस कोटेशन है, आपको ये बताना है, ठीक है। फॉर आर्ट सेक, फॉर आर्ट सेक, आप सभी को पता है आर्ट फॉर आर्ट सेक ये एक फेमस मूवमेंट था। कब आया था ये मूवमेंट, किसने स्टार्ट किया था, मेक श्योर कि आप सभी को पता हो आर्ट फॉर आर्ट सेक मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी। ओके, तो किसने की थी ये आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। एंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा जीबी शॉ। जीबी शॉ का ये फेमस कोटेशन आता है। शॉ आप सभी को पता है कि ये आर्ट फॉर आर्ट सेक को सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि ये कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आर्ट फॉर आर्ट सेक मूवमेंट को क्रिटिसाइज किया है इन्होंने। तो हम देखेंगे कि आर्ट फॉर आर्ट सेक एक ऐसा मूवमेंट था 18वीं सेंचुरी में आया था, जहाँ पर ये डिक्लेयर किया गया था कि आर्टिस्ट ने अगर डिक्लेयर किया है कि ये पर्टिकुलर वर्क एक आर्ट है, तो यानी कि कोई सा भी वर्क एक आर्ट ही कहलाएगा अगर आर्टिस्ट ने उसको डिक्लेयर किया है। तो ये एक क्या है, ये एक ऐसा मूवमेंट था आर्ट फॉर आर्ट सेक मूवमेंट। किसने शुरुआत की थी इस मूवमेंट की, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कुछ चीज़ें जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है, जैसे कि आर्ट फॉर आर्ट सेक में मैंने आपको बताया कि 17वीं सेंचुरी का ये मूवमेंट है, किसने शुरू किया था ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको ऑस्कर वाइल्ड ने इस मूवमेंट को फेमसली स्टार्ट किया था। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इनके दो फेमस वर्क्स हैं, कौन कौन से हैं, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे विच वॉज पब्लिश इन 1890 एंड द प्रीफेस टू द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। तो ये इनके दो फेमस वर्क है जो कि इसी मूवमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट किया था बेसिकली इन्होंने। ओके, इसके अलावा जब हम आर्ट फॉर आर्ट सेक की बात करें हैं, एडगर एलन पो जो कि एक काफ़ी फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, तो इनका फेमस वर्क आता है द पोएटिक प्रिंसिपल दैट वाज पब्लिश इन 1815 में। 1850 में इसको पब्लिश किया गया था। और यहाँ पर इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दी थी, इन्होंने बोला था दैट सॉलिली फॉर द पोएम सेक एम्फोसाइजिंग इट्स इंटरनल आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी ओवर एक्सटर्नल पर्पसेस। तो सिंपल आप याद रख सकते हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसिक्यूटर रहे हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक मूवमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर कोटेशन का राइट आंसर क्या होगा। एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, द क्रिकेट नो रिलीफ एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये कौन से वर्क के अंदर ये लाइन आती है। ओके, तो क्या कौन सा वर्क है, टी.एस. एलियट के आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कि सारे के सारे वर्क ये टी.एस. एलियट के गिवन है हमारे पास ऑप्शन में। ओके, द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड जे प्रोफोक, ऐश वेडनेसडे, दी वेस्टलैंड और दी हॉलो मैन। कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, द डेथ ट्री गिव्स नो शेल्टर, यानी कि एक ट्री है जिसकी डेथ हो चुकी है, विच कहीं ना कहीं क्या, डेथ ट्री किस चीज को पोर्ट्रे कर रहा है, डेथ ट्री एक लॉस को पोर्ट्रे कर रहा है कि जो ट्री है अब वो शेल्टर नहीं दे सकता। ठीक है, क्रिकेट नो रिलीफ, द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं एक लॉस नजर आ रहा है सभी वर्डिंग्स के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा फेमस कोटेशन आ जाता है द वेस्टलैंड का। द वेस्टलैंड जहां पर हमें 5 पार्ट्स में वेस्टलैंड देखने के लिए मिलेंगे और फर्स्ट पार्ट के अंदर द बरियल ऑफ द डेथ के अंदर ये पर्टिकुलर कोटेशन आ जाता है। ओके, द डेथ ट्री गिव्स नो शेल्टर, यानी कि अनलाइक अ लिविंग ट्री जो कि हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है, शेड प्रोवाइड करता है, नाउ ट्री डेथ हो चुका है तो इट बिकम्स यूजलेस, विच सिंबलाइज की जो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम में जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहाँ पर जो नेचर है और जो स्पिरिचुअलिटी है वो कहीं ना कहीं लॉस हो चुकी है। नेक्स्ट आता है द क्रिकेट नो रिलीफ, द साउंड ऑफ क्रिकेट टिपिकली इंडिकेट्स लाइफ। जो क्रिकेट है वो क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पर लाइफ को इंडिकेट कर रहा है, बट हेयर इट ऑफर्स नो कंफर्ट और रिलीफ फ्रॉम द ऑप्रेसिव हीट, सिग्निफाइंग अ लैक ऑफ नेचर, यानी अनदर लैक ऑफ नेचर यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, यानी कि जो साउंड ऑफ रनिंग वाटर जो कि किस चीज़ का सिंबल है, एक लाइफ का सिंबल है। तो अब साउंड भी नहीं आता, रनिंग वाटर का साउंड नहीं आ रहा, तो यानी कि सारी चीज़ें क्या है, ख़त्म हो चुकी है, नेचुरल चीज़ों को डिपिक्ट किया है और सारी नेचुरल चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो द वेस्टलैंड विच वॉज पब्लिश इन 1922, और ये कब लिखा गया था, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर लिखा था इस वर्क को, काफ़ी फेमस वर्क है इनका। ओके, एंड
इसके अलावा हाँ, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कौन है, ये आपको बताना है यहाँ पर। क्या फ्रांसिस बेकन है, ब्राउने है, ठीक है, ब्राउने है, या फिर हमारे लेम है, चार्ल्स लेम है, या फिर विलियम हेजलेट है। प्रिंस ऑफ एसे की जब हम बात कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि अगर फादर का पूछा जाता तो फादर ऑफ एसेइस्ट कौन हो जाते हैं हमारे, फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ एसेइस्ट कंसिडर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ एसेइस्ट फ्रांसिस बेकन को बोला जाता है। लेकिन अगर हम प्रिंस ऑफ एसेइस्ट की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ एसेइस्ट कंसिडर किया जाता है, जिनके फेमस वर्क कहाँ पर आ जाते हैं, इन्होंने बेसिकली ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज के एक फेमस नॉन फिक्शन राइटर हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम फ्रांसिस बेकन की। जब हम बात करें तो मेक श्योर कि आपको पता है कि फ्रांसिस बेकन के कौन कौन से वर्क्स आ जाते हैं, जैसे कि फ्रांसिस बेकन का द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, नोवम ऑर्गेनम इज इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर इन्होंने न्यू मेथड की बात की थी, न्यू अटलांटिक्स इज इम्पॉर्टेंट। इस वर्क को हम इनका यूटोपियन नोबल कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च सेंटर की बात की थी। और वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांसिस बेकन ने एक नए मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। कौन सा मेथड था वो आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो खैर, जो फ्रांसिस बेकन का जो मेथड आ जाता है, यहाँ पर इन्होंने साइंटिफिक मेथड की बात की थी अपने सभी वर्क के अंदर, साइंस एक्सप्लोरेशन की बात की थी कि साइंटिफिक अप्रोच हमें क्या है, कहीं ना कहीं हमें साइंस की फील्ड में और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए फ्रांसिस बेकन एक इम्पॉर्टेंट है। और फ्रांसिस बेकन ने जिस तरीके से साइंटिफिक फील्ड की बात की थी, आगे चलकर देखने के लिए मिलेगा कि 1660 में रॉयल सोसाइटी को बनाया गया था, ठीक है, रॉयल सोसाइटी को बिल्ड किया गया था 1660 में इसी चीज के चलते। ओके, तो ये चीज आ जाती है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। यानी कि रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है, रोमांटिसिज्म इज नॉट अबाउट कि नेचर को पोर्ट्रे किया गया है, रोमांटिसिज्म इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से हम जो नेचर हैं, जो ऐसी ब्यूटी है जो कि काफ़ी ज़्यादा हम डेली देखते हैं, लेकिन इसी नेचर को हम एक स्ट्रेंज तरीके से हम अपने वर्क के अंदर पोर्ट्रे करें, दिस इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म। तो किसने बोला था रोमांटिसिज्म के लिए ये पर्टिकुलर कोटेशन, तो वर्ड्सवर्थ आ जाते हैं, वॉल्टर पेटर आते हैं, ग्राहम हॉग आ जाते हैं, या फिर नन ऑफ दीस आ जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, वर्ड्सवर्थ होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा राइट आंसर वर्ड्सवर्थ नहीं है, क्योंकि जब हम स्ट्रेंजनेस की बात करें तो हमारे काफ़ी फेमस लिटरेरी क्रिटिक आते हैं, वॉल्टर पेटर, जिन्होंने इस चीज़ को मतलब इस कोटेशन को लिखा है, और it is the addition of strangeness to beauty that constitutes the romantic character in art। कि जब हम ब्यूटी के साथ साथ स्ट्रेंजनेस को भी इंक्लूड करते हैं, सो दैट इज समथिंग जो कि एक रोमांटिक कैरेक्टर को और एक रोमांटिसिज्म को एम्फोसाइज करता है अपने वर्क के अंदर। तो ये इनका फेमस कोटेशन आ जाता है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा सर फ्रांसिस बेकन का कोटेशन है, देयर इज नो एक्सीलेंट ब्यूटी दैट हैड नॉट सम स्ट्रेंजनेस इन दी प्रोपोर्शन। ओके, ये किसका कोटेशन है, फ्रांसिस बेकन का कोटेशन है। तो ये भी आप सिमिलरली याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लुक बैक इन एंगर, जो कि कब पब्लिश हुआ था, आप सभी को पता है लुक बैक इन एंगर काफ़ी फेमस वर्क है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, 1957 होगा, 56 होगा, 50 होगा, या फिर 52 होगा। सो राइट आंसर हेयर वी हैव इज 1956 में इस वर्क को क्या किया गया था, इस वर्क को पब्लिश किया गया था। 3 एक्ट का प्ले है, किसने पब्लिश किया था ये आपको याद रखना है। एंड जॉन ऑसबॉर्न, जो कि बिलोंग करते थे एंग्री यंग मैन मूवमेंट से बिलोंग करते थे। एंग्री यंग मैन ऐसे लिटरेरी मूवमेंट थी, ग्रुप ऑफ राइटर था जो कि रियलिटी की बात कर रहे थे, रियलिज्म को अपने वर्क के अंदर पोर्ट्रे कर रहे थे। जो फ्रस्ट्रेशन है, जो अग्रेशन है, उनको सोसाइटी की जो
चीज़ें जो चल रही थी मॉडर्न टाइम पर, उसी फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन से इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। तो अपने वर्क के अंदर इसी फ्रस्ट्रेशन को, इसी अग्रेशन को पोर्ट्रे किया करते थे ये एंग्री यंग मैन का ग्रुप। नेक्स्ट, इसी वर्क को हम किचन सिंक ड्रामा के अंदर इंक्लूड करते हैं। किचन सिंक ड्रामा जहाँ पर पूरे प्ले की सेटिंग सिर्फ और सिर्फ किचन में ही रखी जाती है, ड्राइंग एरिया में सेटिंग रखी जाती है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्ले होता है, घर के अंदर ही सारा थ्रू आउट द प्ले वही एक पर्टिकुलर सेटिंग रखी जाती है, उसे हम किचन सिंक ड्रामा, किचन सिंक रियलिज्म कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है किचन सिंक का भी और एंग्री यंग मैन का भी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ मोर्स द लॉस ऑफ चाइल्डहुड विजन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम बात कर रहे हैं चाइल्डहुड विजन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये राइट आंसर आ जाएगा हमारा टाइंडर एबे का राइट आंसर आ जाएगा, विच इज़ अगेन फ्रॉम लिरिकल बैलेट का कलेक्शन का पोएम है ये हमारा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मेक श्योर कि ये याद हो कि इस वर्क के अंदर वो पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हैं और अपनी पास्ट मेमोरी को याद कर रहे हैं, ऐसी मेमोरी जो कि उन्होंने अपनी सिस्टर के साथ स्पेंड की है। ओके, अपनी सिस्टर के साथ जो मेमोरी स्पेंड की है उसको याद कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। लेकिन अगर हम बात करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओट ऑन दी इमिटेशंस ऑफ इमोरालिटी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा राइट आंसर, बिकॉज सबसे पहले तो इसका पूरा फुल टाइटल मैं आपको बता देती हूँ। फुल टाइटल क्या है इसका, यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इमिटेशंस ऑफ इमोरालिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ओके, यानी कि ये एक ऐसा वर्क था वर्ड्सवर्थ का जो कि उनके चाइल्डहुड में जितना भी उनकी मेमोरी थी उन सभी को इन्होंने कलेक्शन ऑफ वर्क के अंदर इंक्लूड किया था। चाइल्ड्स विजनरी कनेक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड एज दे ग्रो इनटू अडल्टहुड। तो ये एक ऐसा वर्क है जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा अपनी चाइल्डहुड मेमोरी को इन्होंने पोर्ट्रे किया था, एंड उसी चाइल्डहुड मेमोरी, वो जो चीज़ें हैं, वो जो मूवमेंट है वो लॉस हो चुका है कहीं ना कहीं, ये भी इन्होंने इसी वर्क के अंदर पोर्ट्रे किया था। ओके, तो द स्पीकर इन द पोएम लेमेंट्स दैट द सेलेस्टियल लाइट का मतलब क्या होता है, सेलेस्टियल सिटी आप सभी को पता है कि जो आउट ऑफ जो यूनिवर्स है दैट इज सेलेस्टियल। तो सेलेस्टियल लाइट एंड ग्लोरी जो कि कहीं ना कहीं उनके चाइल्डहुड फेज में था, लेकिन अब ये सेलेस्टियल लाइट और ये ग्लोरी अब अडल्टहुड में मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से ये अपने लॉस ऑफ विजन, ठीक है, यानी कि जो मेमोरी है और कहीं ना कहीं आप सभी को याद आती होगी, अपने बचपन की याद आती होगी, तो उन चीज़ों के ऊपर ये कहीं ना कहीं उदास है। ओके, तो ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, इनका फेमस वर्क है जो कि आपको याद रखना है। नाउ फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द स्पीकर ऑफ द एपिलॉग इन द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट वर्क जो कि काफ़ी फेमस वर्क है एंड लास्ट वर्क है विलियम शेक्सपियर का। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट वर्क है विलियम शेक्सपियर का जो कि उन्होंने सिंगल लिखा था, इसके बाद उन्होंने वर्क लिखे थे लेकिन इन कोलैबोरेशन में लिखे थे। लास्ट वर्क है, यहाँ पर आपको बताना है एपिलॉग जो है वो किसने बोला था। ओके, कौन सा कैरेक्टर है जो कि एपिलॉग बोलता है। आप सभी को पता है द टेम्पेस्ट एक ऐसा वर्क है जिसको अभी पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में इसे इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में द टेम्पेस्ट को इंक्लूड किया जाता है, पोस्ट कॉलोनियल तरीके से इसको स्टडी किया जाता है। ओके, यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेरो जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ओके, और सेबेस्टियन कैरेक्टर। प्रोस्पेरो इज अ कैरेक्टर जो कि एक नए लैंड में जाता है, एक नए आइलैंड में जाता है, आइलैंड का नाम नहीं पता है हमें, ओके, अननेम आइलैंड की तरह उसे पोर्ट्रे किया गया है। अपनी डॉटर के साथ जाता है, केली बेन से इसकी मुलाकात होती है और इसी को ही अपना क्या बना लेता है, स्लेव बना लेता है। ओके, एंड इसी चीज़ को मास्टर स्लेव जो रिलेशनशिप है, इसी चीज़ को स्टडी किया जाता है पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के अंदर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो द टेम्पेस्ट में एपिलॉग कौन बोलता है, प्रोस्पेरो यहाँ पर एपिलॉग बोलता है। आफ्टर ऑल द कैरेक्टर हैव लेफ्ट द स्टेज एट द एंड, प्रोस्पेरो यहाँ पर अपने आप को एड्रेस करता है ऑडियंस के सामने, आस्किंग देम टू फ्री हिम फ्रॉम द आइलैंड। ओके, एंड यहाँ पर वो क्या है, जो आइलैंड से कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से फ्री करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो मतलब कि एपिलॉग जो है वो यहाँ पर
हाँ, अच्छा एपिलॉग क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे एक प्ले के अंदर दो आपने देखा होगा, एक होता है प्रोलोग और एक होता है एपिलॉग। तो जब हम प्रोलोग की बात कर रहे हैं, प्रोलोग का मतलब क्या होता है, प्रोलोग इज समथिंग जो कि स्टार्टिंग में होता है, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग के अंदर होता है। जब भी प्ले को स्टार्ट किया जाता है, प्ले के स्टार्टिंग में कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जस्ट लाइक वी हैव जर्नर प्रोलोग कैंटरबरी टेल्स के अंदर। और एपिलॉग का मतलब क्या होता है, ये एंडिंग में होता है, ठीक है, एंडिंग जब की जाती है तब वहाँ पर एपिलॉग होता है। तो ये चीज़ आ जाती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जॉर्ज ऑरवेल इन हीज राइटिंग्स यूजुअली हिट्स एट, किस चीज़ की बात करते हैं। इनका फेमस वर्क आप सभी को पता है, इनके दो बहुत ही फेमस वर्क आ जाते हैं। वन इज़ एनिमल फार्म, एनिमल फार्म इनका काफ़ी फेमस वर्क है। एलिगरी, एनिमल एलिगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। एंड सेकेंड वन जो कि एक डिस्टोपियन वर्क है 1984, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्रदर, यहाँ पर बिग ब्रदर के कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है 1984 में। ओके, तो ये दोनों वर्क या इनके जितने भी अदर वर्क्स हैं, एक्चुअल में ये बात किसकी करते हैं, ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं विद इन सोसाइटी, क्या फोर्सफुली चीज़ें की जा रही हैं, क्या डोमेस्टिक क्या यहाँ पर ब्रिटिश डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, नो, अमेरिकन प्रेगमेंटिज्म की बात कर रहे हैं, प्रेगमेटिज्म की बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर इन्होंने बात की है स्टेलिनिज्म की बात करते हैं, फ्रेंच के लिबरिज्म की बात करते हैं। तो राइट आंसर आप सभी को पता है कि 1984 में काफ़ी क्लियरली ये मेंशन करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर बात की है, 1984 के अंदर इस चीज़ को इन्होंने साफ साफ क्लियरली मेंशन किया है। ओके, तो ये इनका फेमस वर्क है 1984। आई होप कि आपने पढ़ा भी होगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु स्टैंड्स फॉर प्राइड, प्राइड के लिए कौन स्टैंड करता है। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस विच वॉज पब्लिश इन 1830s में इस वर्क को पब्लिश किया गया था बाय जेन ऑस्टिन। तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से, ठीक है। क्या मिस्टर कॉलिंस यहाँ पर स्टैंड करते हैं, मिस्टर डार्सी स्टैंड करते हैं, मिस्टर फिलिप्स या फिर मिस्टर चार्ल्स बिंगले। ओके, कौन स्टैंड करता है यहाँ पर प्राइड को लेकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, प्राइड को लेकर कौन स्टैंड करता है, तो मिस्टर डार्सी इज द वन जो कि प्राइड के लिए स्टैंड करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलेगा विद इन नोवेल ही इज ए ग्रोन एरोगेंट से थोड़े से हमें देखने के लिए मिलेंगे, एरोगेंट के साथ साथ थोड़े से एक सेंस ऑफ सोशल सुप्रियोरिटी इनिशियली इनके मतलब कि कैरेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगी, विच लीड्स हिम to look down on Elizabeth Bennet family and social understanding. So the pride जो कि किससे बिलोंग करती है, प्राइड डार्सी जो है वो एक प्राइड को अपने साथ कंटेन करते हैं। तो राइट आंसर इज दिस वन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जितने भी क्वेश्चंस हम अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, टी.एस. एलियट का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपीपीएससी एग्जाम में। टी.एस. एलियट प्रोपाउंड्स हीज इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री। इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री टी.एस. एलियट ने बात की थी, कहाँ पर, कौन से वर्क के अंदर बात की थी, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, जहाँ पर टी.एस. एलियट बात करते हैं कि किस तरीके से जो एक पोएट है उसको क्या है, पोएट को अपने वर्क के अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, बायसलेस होना चाहिए। पोएट को अपने पर्सनल ओपिनियंस को असाइड करके यूनिवर्सल थॉट्स लेकर किसी भी वर्क को यानी क्रिटिसाइज करना चाहिए, पर्सनल ओपिनियन नहीं होने चाहिए। सो दैट इज थ्योरी ऑफ इनपर्सनैलिटी। सेम थ्योरी ऑफ इनपर्सनैलिटी की सेम हमें देखने के लिए मिलेगी डिसइंटरेस्टेडनेस की थ्योरी, ठीक है। डिसइंटरेस्टेडनेस की थ्योरी कौन देते हैं, ये देते हैं हमारे मैथ्यू आर्नॉट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू आर्नॉट डिसइंटरेस्टेडनेस की थ्योरी देते हैं, दोनों ही सिमिलर हैं, दोनों ही एक ही चीज़ की बात करते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए, पोएट को, क्रिटिक को बायस नहीं होना चाहिए, पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ थ्योरी ऑफ इनपर्सनैलिटी सिंपल ये बात करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये बात की जा रही है यहाँ पर पर्सनल बायसनेस की बात की जा रही है। ओके, ABCD में से क्या होगा राइट आंसर,
पर्सनल बायसनेस वर्क के अंदर नहीं मौजूद होनी चाहिए। तो हैमलेट एंड हीज प्रॉब्लम के अंदर ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर था, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के अंदर या द परफेक्ट क्रिटिक किसके अंदर इस चीज़ को इन्होंने बात की थी। सो द राइट आंसर इनका जो वर्क आता है 1919 में इस वर्क को पब्लिश किया गया था, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जहाँ पर ये साफ साफ बोल रहे हैं कि पोइट्री शुड नॉट बी एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स पर्सनल इमोशंस एंड पर्सनैलिटी। Indeed, the poet's mind should एक्ट एज, मतलब कि पोइट का जो माइंड होना चाहिए वो यूनिवर्सली सारी चीज़ों को पढ़ के, हर एक सिंगल के पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ के, सभी की फीलिंग्स को, सभी की ओपिनियंस को एक साथ मिलाकर देन उसके बाद किसी भी एक कंक्लूजन पर आना है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बोली है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को याद रखना है। ओके, तो ये चीज़ आ जाती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, F.R. लेविस एडिटेड द जर्नल। कौन सा लिटरेरी जर्नल F.R. लेविस ने एडिट किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। आई थिंक कि ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नेट का भी रहा है, तो जितने भी स्टूडेंट जो नेट की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो बता पा रहे होंगे कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर नेट का क्वेश्चन है तो मेक श्योर कि आप सभी को इसका राइट आंसर आता हो, और ये मैं आप सभी के लिए नीचे आप सभी को नीचे कॉमेंट डाउन करके बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि आपको आना चाहिए, ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हमर्टिया इज़ अ टर्म जो कि एरिस्टोटलियन क्रिटिसिज्म के अंदर यूज़ की जाती है। एरिस्टोटल अपनी ट्रेजेडी के अंदर हमर्टिया को एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या ग्रेट वर्चू को बोला जाता है, बेनिफिशियल आर्ग्यूमेंट को द फेटल फ्लॉ, और दी हर्टिंग रीजन किसको हमर्टिया बोला जाता है। आप सभी को पता है बिकॉज ऑफ हमर्टिया होता क्या है, कथारसिस एवोक होता है हमर्टिया की वजह से, है ना। आप सभी को पता है कथारसिस एवोक होता है हमर्टिया की वजह से, और कथारसिस का मतलब क्या है, यानी कि जो फीलिंग है, एक ऑफुल फीलिंग ऑडियंस में इवोक होती है बिकॉज ऑफ हमर्टिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बेसिकली होता क्या है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ टर्म्स आपको याद रखनी है। ये होता है एक ट्रेजेडी का फ्लो चार्ट। ओके, फ्लो चार्ट ऐसा होता है, सबसे पहले आपको राइजिंग एक्शन देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर कैरेक्टर की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। राइजिंग एक्शन के बाद यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं ट्रैजिक फ्लॉ। ओके, यानी कि जो कैरेक्टर है वो अपनी साइड से ही कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेता है, खुद के कैरेक्टर में ही फॉल्ट होता है, जिसके बाद उसका टोटली क्या आ जाता है, उसका डाउनफॉल आ जाता है। ओके, कैरेक्टर का डाउनफॉल आ जाएगा। डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पर कैरेक्टर की डेथ हमें देखने के लिए मिलेगी। ओके, और इसी ट्रैजिक फॉल को हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल हमर्टिया बोला जाता है। हमर्टिया बोला जाता है, और हमर्टिया की वजह से ही होता क्या है, हमर्टिया की वजह से जो ऑडियंस है वो इमोशनल होती है। ठीक है, ऑडियंस इमोशनल होती है, और इमोशनल होने का मतलब क्या है, यानी कि क्या हो रहा है, बेसिकली इमोशनल होने का मतलब, सिंपल सा मतलब, एक सेकेंड, ओके, तो ऑडियंस क्या हो जाती है, यहाँ पर ऑडियंस इमोशनल होती है, और इमोशनल होना ही इज कॉल्ड कथारसिस। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस ये भी पूछ लिए जाते हैं कि हमारी जो ट्रेजेडी होती है वो कितने तरीके की होती है। एक हमारा एगोनोरिसिस भी आ जाता है, एक हमारा जिलिया भी आ जाता है, फॉल फॉर, एक फ्लैटरी भी आ जाता है। जैसे कि किंग लियर की जब हम बात कर रहे हैं, तो किंग लियर की ट्रेजेडी, किंग लियर के साथ जो ट्रेजेडी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि किंग लियर एक ऐसी ट्रेजेडी किंग लियर के साथ होती है बिकॉज ऑफ फ्लैटरी। ठीक है, उन्हें क्या है, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, और इसी फ्लैटरी की वजह से उनकी ट्रेजेडी हो जाती है। ऐसे अगर हम मैकबेथ की बात करें तो मैकबेथ की ट्रेजेडी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ ओवर एम्बिशियस। मैकबेथ ओवर एम्बिशियस थे, जिसकी वजह से उनकी ये क्या होता है, डाउनफॉल आता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओथेलो के लिए आपको याद रखना है, ओथेलो को क्या बोला जाता है, जिलिया। जिलिया बोला जाता है ओथेलो की ट्रेजेडी, बिकॉज जिलिया इज अ ग्रीक वर्ड जिसको हम बोलते हैं जेलिसी।
जेलसी की वजह से ओथेलो का डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली नेट के क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है, तो मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखो मैंने जो बोला था वो क्वेश्चन आप सभी के सामने आ ही गया। आपसे पूछा गया है कि एगोनोरिसिस इन एरिस्टोटेलियन क्रिटिसिज्म ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो, डाउनफॉल हो रहा है ट्रेजिक हीरो का, या फिर ट्रेजिक फॉल को बोलते हैं हम अ चेंज फॉर अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम ओथेलो की बात कर रहे हैं तो ओथेलो को सच्चाई कौन बताता है? ओथेलो को एमेलिया बताती है कि एक्चुअल में जो उसकी वाइफ है डेस्डेमोना ने कोई भी गलत काम नहीं किया था, बट ये सारी की सारी इयागो का प्लान था, और इयागो ने वो सारी हैंकरचिफ वगैरह वो किया था, इयागो का प्लान था। तो जब ओथेलो केम टू नो कि जो उसकी वाइफ थी आफ्टर मतलब वाइफ की ऑलरेडी वाइफ को मार दिया है, और अभी उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये जो एक स्टेट है इग्नोरेंस से नॉलेज तक का जो सफ़र है, दिस इज़ कॉल्ड एगोनोरिसिस। सेम हैपन्स विद किंग लियर। किंग लियर को जब पता चलता है कि उसकी जो सबसे छोटी डॉटर है वही उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। सेम हैपन्स विद मैकबेथ। मैकबेथ को एट द एंड रियलाइज़ होता है कि ये सारी चीज़ें मैकबेथ को रियलाइज़ नहीं होता है, सो सॉरी, ठीक है। तो ये हमें क्या है, ऐसे ट्रेजेडी जहाँ पर इग्नोरेंस से नॉलेज तक का सफ़र यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इडिपस इज़ अ ग्रेट वर्क, ग्रेट ट्रेजेडी सोफोक्लिस की। तो इडिपस में भी आप देखोगे कि व्हेन इडिपस केम टू नो कि उसने अपनी ही मदर से शादी कर ली है एंड अपने फादर को मार दिया, तो वो अपनी आई को पोक कर लेता है अपने आप को अपने आप को कुछ कष्ट देने के लिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस से नॉलेज तक का जो सफ़र होता है उसी को ही बोला जाता है एगोनोरिसिस, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स जो कि आपको याद रखनी है, जैसे एगोनोरिसिस आप सभी को पता चल गया, डिस्कवरी या रिकॉग्नाइजेशन इसको बोला जाता है। कैथारसिस आप सभी को पता है कि ये एक ऐसा टर्म है जब ऑडियंस इमोशनल हो जाती है। इसके अलावा एक और टर्म आता है पेरिपेटिया। पेरिपेटिया इज अ टर्म जब रिवर्सल ऑफ फॉर्चून हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि रिवर्सल ऑफ फॉर्चून कैसे होता है, यानी कि हमें देखने के लिए मिलेगा कि पहले जो सिचुएशन थी कुछ और थी, लेकिन अचानक से जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम देखेंगे ओथेलो इज़ अ वर्क, जहाँ पर ओथेलो को जब तक ये नहीं पता कि जो उसकी वाइफ है वो यहाँ पर मतलब कि उसकी वाइफ की गलती है, ओथेलो ने अपनी वाइफ को मार दिया, उसे पता है कि उसकी वाइफ की गलती है, मार दिया, सारी चीज़ें ओके हैं, लेकिन जैसे ही ओथेलो को ये रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी वाइफ को मारा और वो काफ़ी इनकरेक्ट है, जिससे ओथेलो अपने आप को मार लेता है और रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, ठीक है। जो किंग था वो पूरी तरीके से डेथ हो गया, किंग की डेथ हो गई, ख़त्म हो गया। ऐसे ही सेम हमें देखने के लिए मिलेगा किंग लेयर के अंदर। किंग लेयर को जब किया जाता है, किंग लेयर को उनकी खुद की जो डॉटर्स होती है वो पूरी तरीके से बाहर निकाल देती है। तो किंग लेयर को बाद में रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। सो दिस इज़ कॉल्ड, ये क्या होता है, पेरिपेटिया, इसे पेरिपेटिया इसे बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारी टर्म्स हैं हमारी। अच्छा, ह्यूब्रिस इज़ अ टर्म। ह्यूब्रिस का मतलब क्या होता है, जब एक्सेसिव प्राइड आ जाती है और जब ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है किसी कैरेक्टर के अंदर, एंड उसी ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, प्राइड की वजह से डाउनफॉल आता है, सो दैट इज ह्यूब्रिस उसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपको यहाँ पर बताना है हु सेड दैट कि इट was his ambition to bring philosophy out of closets and libraries, schools and colleges to dwell in clubs, assemblies, at tea tables and coffee houses। किसने ये बात की थी, कौन है यहाँ पर जो कि ये बात कर रहा है कि क्या वो जोसेफ एडिशन है, डॉक्टर जॉनसन है, या फिर जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप? कौन यहाँ पर, ये फेमस कोटेशन किसका है कि इट वॉज हीज एम्बिशन टू ब्रिंग, मतलब कि किसके लिए ये, हु सेड दैट, किसने बोला है ये? ओके, जब हम कॉफ़ी हाउसेस की बात कर रहे हैं, टी टेबल्स की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरीज़ की बात कर रहे हैं, तो आई नो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जोसेफ एडिशन। ओके, जोसेफ एडिशन इज़ द राइट आंसर, जो कि 18th सेंचुरी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी प्रोमिनेंट एक पेरियोडिकल
इनको एक फेमस एसेज भी बोला जाता है, इनके वर्क्स भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मिलकर, ठीक है, इन्होंने मिलकर क्या ओपन किया था, द स्पेक्टेटर जो था पीरियोडिकल, इसको ओपन किया गया था, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इनका गोल क्या था, जब एग्जैक्टली होता क्या था कि पहले जब 18 सेंचुरी से बिफोर 18 सेंचुरी की जब हम बात करें, जब न्यूज़पेपर नहीं थे, क्लब हाउसेस नहीं थे, तो इससे क्या होता था, कहीं ना कहीं जो लिटरेचर है वो एक दबी हुई सी फील हो रही थी। लेकिन जैसे ही न्यूज़पेपर स्टेब्लिश हुए, जैसे ही आगे चलकर हमें देखने के लिए मिलेगा क्लब हाउसेस बने, लिटरेरी क्लब बनाए गए, जो कि सैमुअल जॉनसन ने स्टार्ट किया था। ओके, लिटरेरी क्लब्स आएंगे, सैमुअल जॉनसन भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जोसेफ एडिशन भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। द रैम्बलर सबसे पहले आएगा, रैम्बलर, द स्पेक्टेटर, एडलर, ये सारे के सारे क्या है, पीरियोडिकल्स शुरू हुए, जिससे कि क्या होती है, लिटरेचर को और ज़्यादा हाइप मिली। ओके, जो वर्क्स थे उनको और ज़्यादा हाइप मिली। तो ये जो सिंपली ये क्या बोलते हैं कि गोल क्या है, द गोल ऑफ दिस पब्लिकेशन वॉज टू मेक फिलोसफी एंड मोरल इंस्ट्रक्शन एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक तक, इसको पहुंचाना, जनरल पब्लिक तक पहुंचाना, कि वो अपने जो स्पेस है, यानी कि जो क्लब्स हैं, टी टेबल हैं, कॉफ़ी हाउसेज हैं, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को क्या है, पब्लिश किया जाए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, इसके अलावा डू रिमेंबर कि जब हम जोसेफ एडिशन की बात करें हैं तो द टेडलर कब आया था, द टेडलर आ जाती है, द जेंटल मैगजीन आती है, द रैम्बलर आ जाते हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। आप इसको सिंपली कैसे याद रख सकते हो, आप सिंपली टी सीरीज़ से आप इसे याद रख सकते हो। टी सीरीज़ से याद रखो, टी से क्या आ जाएगा, टी से आ जाएगा हमारा टेडलर आ जाएगा, 1709 से 1711 तक का था। एस से द स्पेक्टेटर आ जाएगा, ई से क्या आ जाएगा हमारा, ई से नहीं है हमारे कोई भी, आर से रैम्बलर आ जाएगा, आई से एडलर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको टी सीरीज से आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आई ए रिचार्ड का क्वेश्चन पूछा गया है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे सिंपली आपको बोला गया है कि इन्होंने डिस्टिंग्विश बिटवीन द रीफ्रेंट, सो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आई रिचार्ड ने आखिर किन दोनों में, आखिर रेफरेंटियल एंड जो इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज है, इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन किया है। तो कौन से वर्क के अंदर किया है। रेफरेंटल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी वर्क को रेफर कर रहे होते हैं, एंड इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, दैट इज कि लैंग्वेज का हम इमोटिवली यूज कर रहे हैं। तो कौन से वर्क में आ जाता है, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक, या साइंस एंड पोइट्री, कौन सा वर्क हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कि 1924 में बुक को पब्लिश किया गया था। रेफरेंटियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ये एक साइंटिफिक और एक फैक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज, जहां पर वेयर वर्ड्स पॉइंट्स टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थिंग्स और आइडिया। साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज और फैक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेफरेंटियल लैंग्वेज बोलते हैं। इमोटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और इवोक कर रहे हैं इमोशंस को इन दी रीडर, तो दैट इज इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। रीडर जो है इस वर्क को देखकर क्या है, थोड़ा सा इमोशनल फील कर रही है, और जो उसका इमोशनल पार्ट है वो इवोक हो रहा है। तो ये दो लैंग्वेजेस की बात की थी अपने इस वर्क के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ कॉन्टेक्स्ट थ्योरी। कॉन्टेक्स्ट थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया था, टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचार्ड, या फिर एफ.आर. लेविस, विलियम एप्सन, किसने इसकी शुरुआत की थी। तो देखो, कॉन्टेक्स्ट थ्योरी की जब हम बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग, इसकी शुरुआत की थी आई.ए. रिचार्ड ने, इसको शुरुआत की थी। और इसके साथ साथ कहाँ पर, कौन से वर्क में इसको डेवलप किया गया था, द मीनिंग ऑफ मीनिंग के अंदर इसको डेवलप किया गया था विद द हेल्प ऑफ C.K. ऑस्टिन, इन दोनों ने मिलकर इसको शुरुआत की थी। मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज नॉट इनहेरेंट टू द वर्ड इटसेल्फ बट इज डिरीव फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ये बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट थ्योरी का मतलब क्या है कि जो मीनिंग है
वो डिरीव नहीं होती वर्ड से, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से डिरीव होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो वर्क है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर बुक एक रीडर पढ़ रहा है, रीडर उस पर्टिकुलर एक कोई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक कोटेशन लिखी हुई है, लेकिन उस जो कोटेशन, जो वर्ड्स लिखे गए हैं उस पर्टिकुलर बुक के अंदर, वो रीडर अपने कॉन्टेक्स्ट से उसको पढ़ेगा। ठीक है, वो राइटर क्या बोलना चाहता है उससे नहीं पढ़ेगा, बल्कि अपने कॉन्टेक्स्ट से पढ़ेगा। जो रीडर का स्टेट ऑफ माइंड जिस टाइम पर जो होगा, अगर रीडर दुखी होगा तो उस चीज़ को वो दुख के वे में लेगा, अगर खुश होगा तो वो खुशी खुशी उस वर्क को पढ़ेगा। तो यानी कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट से बनते हैं वर्ड्स, ना कि वर्ड से कॉन्टेक्स्ट बनाए जाते हैं। यहाँ पर सिंपली ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारी, और इसी के साथ ही ये एम्फोसाइज करती हैं, क्लोज रीडिंग की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिलिप सिडनी रोट एन अपॉलजी फॉर पोइट्री इन रिस्पॉन्स टू द व्यू ऑफ, किसको रिस्पॉन्स करते हुए इन्होंने लिखा था? तो आप सभी को पता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे स्टेफन गुशॉन को रिप्लाई करते हुए इन्होंने लिखा था। स्टेफन गुशॉन को कौन सा वर्क आ जाता है? स्कूल ऑफ अब्यूज़ इन्होंने लिखा था, और स्कूल ऑफ अब्यूज़ को रिप्लाई करते हुए यहाँ पर फिलिप सिडनी ने वर्क लिखा था। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि इस वर्क को कब पब्लिश किया गया था? पोस्टमोसली पब्लिश किया गया था 1959 में, लिखा गया था 1595 में पब्लिश किया गया था, 1580s में इस वर्क को लिखा गया था। इस वर्क के अंदर इन्होंने बोला था कि पोइट्री इज समथिंग जो कि सुपीरियर है हिस्ट्री से भी, फिलॉसफी से भी। एरिस्टोटल बोलते हैं पोइट्री सुपीरियर है, सबसे सुपीरियर पोइट्री है, देन फिलॉसफी, देन हिस्ट्री, एवरीथिंग। लेकिन वहीं पर ही प्लेटो बोलते हैं कि फिलॉसफी सबसे सुपीरियर है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर फिलिप सिडनी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं अबाउट पोएट, कि पोएट मदर लायर्स नहीं है। पोएट एक फ्यूचर टेलर है, कि फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली है वो पोएट अपनी पोइट्री के अंदर पोर्ट्रे करते हैं। एक वैल्यूएबल टूल की तरह पोएट पोइट्री को पोर्ट्रे करते हैं, जहाँ पर ना सिर्फ वो डिलाइट करते हैं बल्कि वो इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को। तो ये इन वर्क के अंदर, एन अपॉलजी फॉर पोइट्री के अंदर फिलिप सिडनी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एफ.आर. लेविस का फेमस वर्क द ग्रेट ट्रेडिशन, जो कि किसकी बात करता है? सबलाइन सब्जेक्ट मैटर की बात करता है, मोरल इंटरेस्ट की, रीडर रिस्पॉन्स की, या ट्रूथ टू लाइफ, किसकी बात करता है यहाँ पर एफ.आर. लेविस का फेमस वर्क द ग्रेट ट्रेडिशन? तो आप सभी को पता है द ग्रेट ट्रेडिशन एक ऐसा वर्क है जहाँ पर एफ.आर. लेविस ने कलेक्शन ऑफ राइटर्स को, ठीक है, कुछ राइटर्स को यहाँ पर डायरेक्टली इनको बोला है कि ये राइटर्स हैं जो कि एक ग्रेट ट्रेडिशन को फॉलो कर रही हैं। ओके, ग्रेट ट्रेडिशन को फॉलो कर रही हैं, और इन्हीं राइटर के अंदर एक मोरल सीरियसनेस प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मोरल इंटरेस्ट के बेस पर इन्होंने बोला है, क्योंकि इन्हीं राइटर के अंदर क्या है, मोरल सीरियसनेस मौजूद है। कौन कौन से राइटर्स हैं आपको याद रखना है? जेन ऑस्टन है, जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स एंड जोसेफ कॉनराड, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी डी.एच. लॉरेंस को इन्होंने क्या बोला है, लेटर ऐड किया है अपनी लिस्ट के अंदर। चार्ल्स डिकेन को ये पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं, इनको नहीं एक्सेप्ट किया है इन्होंने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु अमंग्स द फॉलोइंग नोवेलिस्ट इज इंक्लूडेड इन एफ.आर. लेविस द ग्रेट ट्रेडिशन? किसकी, कौन कौन से नोवेलिस्ट यहाँ पर इंक्लूडेड हैं? तो आप देख सकते हो कि यूपीपीएससी एग्जाम में कहीं ना कहीं एक ही तरीके के, मतलब एक ही टॉपिक से 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया हिट कर देंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ई.एम. फॉस्टर थे, ग्राहम ग्रीन थे, H.G. वेल्स थे, या फिर जोसेफ कॉनराड थे। तो अभी हमने पढ़ा ऑप्शन नंबर डी हमारे करेक्ट हो जाएंगे, जोसेफ कॉनराड यहाँ पर है। जॉन वेबस्टर से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कौन से एज से बिलोंग करते हैं? तो आप सभी को पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैकोबियन एज के ड्रामेटिस्ट हैं जॉन वेबस्टर, जिनका फेमस वर्क आता है द डचेस ऑफ माल्फी, एक रिवेंजर्स ट्रेजेडी है, और द वाइट डेविल। इनके 2 मेजर ट्रेजेडीज इन्होंने लिखी है, एंड सेकेंड ओनली विलियम शेक्सपियर के बाद, जो कि ट्रेजेडी के एरा में इन्होंने अपने ग्रेट वर्क प्रोड्यूस किए थे। तो ये आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्रांसिस बेकन किस लिए जाने जाते हैं? अभी मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि फ्रांसिस बेकन ने एक टर्म को डेवलप किया था, तो वो कौन सी टर्म थी? तो फ्रांसिस बेकन ने डेवलप किया था एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग को, जहां पर जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली फ्यू वर्ड्स टू कन्वे अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीनिंग, जो कि आगे चलकर हम
हम देखेंगे कि एडगर एलन पो भी यही सेम चीज़ बोल रहे हैं। एडगर एलन पो भी अपने वर्क के अंदर बोल रहे हैं कि जो शॉर्ट स्टोरी है उसे हम कम से कम में हमें लिखनी चाहिए। नेट में प्रीवियसली क्वेश्चन भी पूछा गया था कि शॉर्ट स्टोरी ऐसी लिखनी चाहिए कि वन सेटिंग में उसे कंप्लीट कर लें एक रीडर। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर फ्रांसिस बेकन बोल रहे हैं एफोरिस्टिक स्टाइल, यानी कि मिनिमम वर्ड, लेकिन वो मिनिमम वर्ड्स एक गुड सेंस ऑफ गुड सेंस डिलीवर करे। सो दैट इज समथिंग जो कि यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नॉट अ नोवेल बाय ग्राहम ग्रीन की कौन सी नोवेल नहीं है। द पावर एंड ग्लोरी, आप सभी को पता है कि इनका वर्क है। इंग्लैंड मेड मी, द हार्ट ऑफ अफ्रीका, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी द ऑनरी कंसोल, क्या होगा राइट आंसर? तो हमारा दी हार्ट ऑफ अफ्रीका ये इनका वर्क नहीं है और बाकी के सारे इनके वर्क है। ओके, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिडनी से पूछा गया है, एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री। अच्छा ये सॉरी मुझे लगता है रिपीट हो गया, सॉरी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेनेसा लिटरेरी मीन्स, रेनेसा का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। आप सभी को पता है रेनेसा की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। इसकी स्टार्टिंग हो गई थी 15 से 16 सेंचुरी में रेनेसा का टाइम पीरियड था। ओके, 15 से 16 टाइम पीरियड हमारा रेनेसा का टाइम पीरियड था। 15 सेंचुरी से 16 सेंचुरी तक का टाइम पीरियड रेनेसा शुरुआत हुई थी 1485 के अराउंड में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, तो इट मीन्स कि जो शुरुआत हुई थी उसका मतलब क्या है, रिवाइवल और ओल्ड बिलीफ को दोबारा से रिपीट करना, रिफॉर्म ऑफ रिलीजन, या फिर रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, या फिर ओके तो आई गेस आप सभी को राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फील्डिंग की अर्लीस्ट नोवेल कौन सी है, आपसे ये पूछा गया है। ओके, तो कौन सी यहाँ पर अर्लीस्ट वर्क है हेनरी फील्डिंग का? 18 सेंचुरी के एक फेमस नोवेलिस्ट है, इनका सबसे फेमस वर्क है टॉम जॉन्स इनका फेमस वर्क है, और एमेलिया इज़ अ वर्क जो कि इम्पॉर्टेंट है, जोसेफ एंड्रयू इनका वर्क है इंपॉर्टेंट, लेकिन फर्स्ट वर्क आ जाता है हमारा इनका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जोसेफ एंड्रयू सबसे फर्स्ट नोवेल इनका है जो कि इन्होंने पब्लिश किया था 1742 में, और फुल लेंथ नोवेल है इनका। इसके अलावा जोनाथन वाइल्ड जो कि 43 में आया था, टॉम जॉन्स 1749 में आया था, और 51 में एमेलिया इनका फाइनल नोवेल आया था। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आई होप कि हमने जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक सो फार हमने डिस्कस किया, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, इसी के साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग क्लास लेना चाहते हो तो आपको नीचे सबसे पहले तो कॉमेंट करके बताना है कि ये क्लास आपको हेल्पफुल थी या नहीं थी। सबसे पहले आपको नीचे कमेंट डाउन करके बताना है कि वॉज दिस क्लास हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, क्योंकि तभी मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा क्लासेस लेकर आऊँगी। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स हैं ये आपको कहाँ पर मिल जाएंगे। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल मेक श्योर कि आप ज़रूर फॉलो करो। और अगर आपको हमारी मेंबरशिप परचेज करनी है तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन का ऑप्शन आपको आ रहा होगा सब्सक्राइब बटन के साइड में, तो मेंबरशिप आप हमारी ज्वाइन कर सकते हो। और मेंबरशिप में आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा तो आप हमारे कोर्सेज में जाकर चेक कर सकते हो कि फुल कंटेंट आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा हमारी मेंबरशिप के अंदर। ओके, लेट मी शो यू कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये है मेरे चैनल का डैशबोर्ड, आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। आप सबसे पहले यहाँ पर कोर्सेज़ वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। कोर्सेज़ में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पर आपको पेपर 1 का कोर्सेज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर 25 लेसन है, बट अपकमिंग क्लासेज आपको और भी देखने के लिए मिलेगी। एंड पेपर 2 इंग्लिश ब्रिटिश लिटरेचर में आपको यहाँ पर फुल कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या कंटेंट है आप जाकर चेकआउट कर सकते हो कि इतना सारा कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप यहाँ पर आपके लिए ये जो पूरा है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप सभी यहाँ पर चैनल को चेकआउट कर सकते हो। ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा तो यहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही मेक श्योर कि आप जो प्लेलिस्ट है वो ज़रूर चेकआउट करो। सारी की सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर मेंशन कर रखी है मैंने। ओके, इंग्लिश लिटरेचर की हो गई
प्लेलिस्ट या फिर यूजीसी नेट पेपर 1 की प्लेलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद है, तो आप उसको भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा ओवरऑल हमारे क्लासेस के बारे में। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये जो क्लासेस है वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। और इसी तरीके से अगर आपको और क्लासेस चाहिए तो मेक श्योर कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ। और बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अदर इंग्लिश लिटरेचर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। बाय बाय एवरीवन। इसके साथ ही ये जो फुल क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय एवरीवन।